सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक। हेलो, अभी आ रही बेटा आवाज? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? ये सर भाई, ठीक है, सर भाई। ठीक है, ठीक है। ओके, सो पहले हम यूनिट 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ फोर्थ का हमारा कंटेंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देन आज ही हम लोग यूनिट 5 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो अभी एक मिनट, वेट। सो कुछ टॉपिक हमारे इसमें रह गए हैं, कुछ पार्ट हमारा रह गया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो हमने आपसे दो एंटीना डिस्कस कर लिया था, एक फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वायर एंटीना, ये हमारा चल रहा था, ठीक है। और मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, ये लॉन्ग वायर एंटीना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था कि इट इज ए लॉन्ग लेंथ वायर बेसिकली, that is the integral multiple of the length of the half wave dipole, that is n lambda by 2, clear? And here n is varying from 1 to n, मतलब 1 से लेके आपका 1 2 3 4 जब तक के वैल्यू तक आप n को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इसीलिए इसको हम लोग हार्मोनिक एंटीना भी बोलते हैं, लॉन्ग वायर एंटीना को, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ एग्जैक्टली इज व्हाट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द या हार्मोनिक्स ऑफ द लेंथ ऑफ द हाफ वेव डाइपोल, दैट इज एन लैम्डा बाई 2, ये हमने बताया था आपको। ये आप देख सकते हैं। if you see this is the basic structure of this long wire antenna. It is having a length wire like this, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये लेंथ है, clear, that is n lambda by 2, clear. this is the feed point, ये आपका feed point है, this is called the feed point, ठीक है। ये हमने दो सपोर्टिंग मास यूज किए हुए हैं, एक इधर से और एक इधर से, दिस इज योर ट्रांसमिटिंग साइड, दिस इज योर रिसीविंग साइड। supporting mass that provide the support to this antenna system, antenna structure. We are using the insulator in between the mast and the antenna at the transmitter side as well as at the receiver side. receiver पे हमारा यहाँ पे देखिए, रिसीविंग एंटीना साइड में हमने लोड कनेक्ट किया है, क्योंकि जो भी हमें करंट ड्रॉ होगी वो लोड के थ्रू जाएगी, वहां से हम आउटपुट मेजर करेंगे, ठीक है, पावर या वोल्टेज जो भी है, ठीक है, थ्रू लोड। ये आपका सपोर्टिंग मास है जो कि हमने यहाँ रिसीवर साइड पे भी कनेक्ट किया हुआ है, and in between the supporting mass and antenna at the transmitter and receiver we are using the insulator, clear? So no current will flow to from this end to this end, clear? इधर से इधर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि we have just used the insulator in between antenna system and mass, clear? ये हमने बताया था आप लोग को लास्ट टाइम पे, ठीक है। देन वी हैव प्रोवाइडेड, सपोज on feed point we are providing the AC input signal like this, that is a sinusoidal wave having both magnitude positive as well as negative, पॉजिटिव सिग्नल एंड नेगेटिव सिग्नल, क्लियर। जब पॉजिटिव सिग्नल देंगे आप इस पे, तो जो भी हमारे चार्ज कैरियर अलोंग द लॉन्ग वायर होंगे, ठीक है, उनमें रिपल्स उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। सिमिलरली जब आप निगेटिव फील्ड यहाँ से देंगे, निगेटिव इनपुट देंगे साइकिल, तो यहाँ पे फिर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा चार्ज के बीच में, जो कि अगेन दिस लॉन्ग वायर के क्रॉस होगा, क्लियर। दोनों के अगर हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड होगा दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर। सो दैट विल एग्जैक्टली ड्रॉ द करंट, क्लियर, एट द लोड साइड, ठीक है। सो इसमें हमने कुछ चीज़ें आपको और बताई थी, कुछ सेलिएंट फीचर्स बताए थे, लाइक हमें पता है इसकी जो लेंथ होती है वो एन लैम्डा बाई 2 होती है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वेरी कर सकती है लॉन्ग वायर में, ठीक है। तो हमें अगर पता है कि अगर हमारी लेंथ
ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ होती है। मीन्स अगर हम n की वैल्यू 1 भी लेंगे तो 1 हमारा लेने पे l की वैल्यू λ/2 आ जाएगी। दैट विल एक्ट एज ए डाइपोल एंटीना, हाफ वेव डाइपोल एंटीना। ठीक है, अगर आपकी n की वैल्यू मोर देन 1 होती है, मीन्स सपोज 2 है, 3 है, 4 है, तो आपका l क्या होगा, ग्रेटर देन λ/2 हो जाएगा। क्लियर। सो इन दैट केस अगर आपकी लेंथ ज़्यादा होती है, मीन्स लॉन्ग वायर जो एंटीना उसकी अगर लेंथ ज़्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन λ/2 है, तो इस केस में आपकी डायरेक्टिविटी या गेन आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिविटी या गेन आपका जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंटीना लेंथ के। ठीक है, तो जब ये बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो डायरेक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और डायरेक्टिविटी बढ़ने का मतलब है डायरेक्टिव गेन, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है सेलिएंट फीचर, अगर मान लीजिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आपका लॉन्ग वायर एंटीना वर्क कर रहा है, सो लेंथ हम जो जनरली रखते हैं वो हाफ वेव लेंथ रखते हैं। ठीक है, अगर वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल फीडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द एंड। क्लियर। क्या जो थर्ड पॉइंट है, जनरली हम लोग जो लॉन्ग वायर एंटीना को प्लेस करते हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। तो जो भी पैटर्न मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो रेडिएशन जो भी मिलेगा वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव में आपको मिलेगी एट एन एंगल बिटवीन 17 डिग्री टू 24 डिग्री। क्लियर, मीन्स यू कैन से द पोलराइजेशन विल बी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइकवाइज। ठीक है, इस तरीके से कुछ पोलराइजेशन मिलेगा। ठीक है, बाई सम एंगल टिल्ट होगा, ये 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली लॉन्ग वायर एंटीना हमारा दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना, एक है नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। नॉन रेजोनेंट को हम लोग ट्रेवलिंग वेव एंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, और रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना को हम लोग बाई डायरेक्शनल एंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न मिलता है वो बाई डायरेक्शनल मिलता है, इसमें जो पैटर्न मिलता है वो यूनी डायरेक्शनल मिलता है। नॉन रेजोनेंट में यूनी डायरेक्शनल पैटर्न और रेजोनेंट में बाई डायरेक्शनल पैटर्न। ये देखिए, ये आपका बाई डायरेक्शनल पैटर्न है। ठीक है, तो दोनों साइड मिल रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इफ यू ड्रॉ द सेंटर लाइन, क्लियर, देन यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व दैट। अगर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कि वी हैव ए बाई डायरेक्शनल पैटर्न सिमिलरली लाइक दिस। क्लियर, ये देखिए, इसके इधर और इधर दोनों तरफ आपको पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। यूनि डायरेक्शनल पैटर्न की बात करेंगे तो ये आपका यूनि डायरेक्शनल पैटर्न है, ये यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। दिस इज योर यूनि डायरेक्शनल पैटर्न। ठीक है, तो इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो ये रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना होते हैं जो कि इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली ये भी एक कैटेगरी में आता है, दैट इज वी एंटीना। ये दोनों भी हमारे किसके पार्ट हैं, वी एंटीना के पार्ट हैं। और वी एंटीना किसके अंदर आता है, लॉन्ग वायर एंटीना के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको वी एंटीना भी बोल सकते हैं, दोनों को वी एंटीना की कैटेगरी है ये। ठीक है, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट। वी एंटीना कैसा होता है, इस तरीके से कुछ होता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये फीड लाइन होता है जहाँ से हम इनपुट लगाते हैं, और ये हमारा वी शेप में कुछ इसका रेडिएशन मैकेनिज्म होता है, जो दो हमारे कंडक्टर यूज होते हैं वी शेप में, इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं, अल्फा एंगल पे होते हैं दोनों, और ये एपेक्स एंगल कहलाता है अल्फा। ठीक है, और जो हमारा पैटर्न मिलता है वो इसी डायरेक्शन में मिलता है, अलोंग दिस डायरेक्शन। जिधर भी इसका मुंह ओपन होगा उसी डायरेक्शन में आपको पैटर्न मिलेगा। तो चूंकि मुंह इसका देख सकते हैं हम, इधर की तरफ ओपन है, तो ये आपका जो वी बना रहा है इसी तरफ आपको पैटर्न देगा, तो मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर, this is for unidirectional and this is for bidirectional V antenna. Clear? आप unidirectional में देख रहे होंगे, we have just uses the output impedances like this and this. तो दोनों कंडक्टर भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है आउटपुट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल का रिगार्डिंग है स्ट्रक्चर, ये बाई डायरेक्शनल का स्ट्रक्चर एंटीना का। ठीक है, पैटर्न हमने आपको बता ही दिया, दिस इज द पैटर्न। ये बाई डायरेक्शनल पैटर्न है दोनों ही। ठीक है, दिस इज फॉर 3 λ/2, दिस इज फॉर 4 λ/2। हमने आपको बताया था जब n की वैल्यू चेंज करेंगे तो इस तरीके से पैटर्न मिलेगा, एंड दिस इज फॉर यूनि डायरेक्शनल पैटर्न। ठीक है, इसमें आप देखिए एक ही डायरेक्शन में हमें वायर पे एक ही डायरेक्शन में हमें पैटर्न मिल रहा है। ये आपके माइनर लोब हैं, ये मेजर लोब हैं। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पोलराइज एंटीना है तो हॉरिजॉन्टली ही आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये हमने आपको कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक्स बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। क्लियर,
यहाँ देख सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज जस्ट कटिंग द एक्सिस ऑन द फर्स्ट पॉइंट। ये सेकेंड हार्मोनिक है, जहाँ पे देख सकते हैं आप दो जगह पे कट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ये थर्ड हार्मोनिक है, तो थ्री पॉइंट पे कट कर रहा है लॉन्ग वायर एक्सिस को, ठीक है। तो जो एन की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं वो यही है, ठीक है। अब इसके कुछ डिजाइन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि लेंथ जो होती है रेजोनेंट वायर एंटीना की, वो ये होती है एन लैम्डा बाई 2, जिसमें एन हमने वैल्यू जब उसको सॉल्व करेंगे तो 492 ब्रैकेट में आ जाएगा, एन माइनस 0.05/2। ये जो रिजल्ट निकलेगा वो फीट में निकलेगा, जो लेंथ आएगी फीट में आएगी। तो ये बेसिकली रेजोनेंट वायर एंटीना की लेंथ है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। आपको अगर एन पता है, एन इज द नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। अगर आपको हार्मोनिक्स पता है तो आप यहाँ रखेंगे और डायरेक्ट आपका लेंथ निकल आएगा रेजोनेंट वायर एंटीना में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नीचे दो इक्वेशन दी हुई हैं, दिस इज फॉर एन इज ऑड एंड दिस इज फॉर एन इज इवन, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू इवन है, मीन्स 2 4 6 8 इस तरह से कुछ है, तो आप इस फार्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर एन आपका ऑड है तो ये अब जो हमारा ये ऊपर वाला जो रिलेशन है इसके थ्रू आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंगल रेडिएशन की बात करें तो दैट इज कॉस थीटा मैक्स है, दैट विल बी एन माइनस वन अपॉन एन, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, क्लियर। रेडिएशन रेजिस्टेंस की बात करें फॉर योर रेजोनेंट एंटीना, दैट विल बी 73 + 69 log n, ठीक है। ये बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ जनरल रिलेशन है डिजाइन पैरामीटर के रिगार्डिंग, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाई चांस कभी न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या लॉन्ग वायर एंटीना का, ये लो कॉस्ट होता है, ठीक है। इट ऑफर्स ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको डिजाइन करना इजी है, ठीक है। गेन एंड डायरेक्टिविटी आर इम्प्रूव्ड विद द यूज ऑफ ए लॉन्ग वायर एंटीना। लॉन्ग वायर एंटीना को यूज करने से आपका गेन एंड डायरेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है। क्यों आता है वो भी हमने बता दिया, क्योंकि एन लैम्डा बाई 2 होती है लेंथ, और एन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो डायरेक्टिविटी और गेन इंक्रीज करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट ऑफर्स मल्टी बैंड ऑपरेशन। मल्टी बैंड ऑपरेशन क्या होता है कि यू कैन ऑपरेट इट इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्लियर, बैंड, दैट इज कॉल्ड मल्टी बैंड ऑपरेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, दीज एंटीनाज आर मोर प्रोन टू लोकल इंटरफेरेंस। जो भी हमारे लोकल इसके अलावा जो ट्रेवलिंग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो इसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी एंटीना से आपका ट्रांसमिटिंग वेव निकल रही होगी यहाँ पे, जो रेजोनेंट सपोज एंटीना हम यूज रेजोनेंट पैटर्न जो हमको दे रहा होगा, वो हमारा जो होगा वो बेसिकली लोकल सिग्नल से ज़्यादा इंटरफेयर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है इट रिक्वायर्स प्रॉपर मैचिंग सिस्टम सो एज टू हैव बेटर रिजल्ट्स। इसको प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले, तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है। विदाउट दैट इम्पीडेंस मैचिंग कंडीशन यू विल नॉट अचीव द बेटर रिजल्ट। थर्ड पॉइंट है एज इट इज ऑपरेशन इज कंसीडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव ले रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स नीड प्रॉपर कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्राउंड ऑल द टाइम, क्योंकि आपको जो भी पोलराइजेशन मिल रहा है वो ग्राउंड वेव पोलराइजेशन टाइप मिल रहा है, इसलिए आपको प्रॉपरली इसको कनेक्शन देना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंड एट ऑल द टाइम, क्लियर, फॉर गेटिंग द पोलराइजेशन, ठीक। इसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं लॉन्ग वायर एंटीना के। तो आपको पता है ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि स्काई वेव प्रोपगेशन में यूज होता है, ठीक है। स्काई वेव में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, उसमें कोई भी अर्थ का कम्युनिकेशन, अर्थ के थ्रू हमारा रिफ्लेक्शन नहीं आता है, या स्पेस वेव के थ्रू कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है, वो डायरेक्ट आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। मेजरमेंट की बात करें अगर हम, इफ यू टॉक अबाउट द मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट में भी आप देखेंगे कि जो है, मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियरली। अब कुछ हम बेसिक चीजें आपको बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसी यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि पेपर में कई बार ये मतलब पूछ लेते हैं, बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। जैसे एंटीना मेजरमेंट में हम लोग दो चीजें निकालते हैं, जैसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में हाफ पावर बीम विड्थ,
एक होता है नल टू नल बीम विड्थ, जिसको हम लोग फर्स्ट नल बीम विड्थ, फर्स्ट नल भी बोलते हैं, ठीक है। बीम विड्थ रिगार्डिंग फर्स्ट नल भी बोलते हैं इसको, BWFN भी बोलते हैं, या आप इसको नल टू नल बीम विड्थ भी बोलते हैं। ये हमने ब्रॉड साइड एरे एंड फायर एरे दोनों में निकलवाया था आपको, ठीक है, तो ये आपको याद भी होगा। अब अगर हम हाफ पावर बीम विड्थ की बात करें, तो हाफ पावर बीम विड्थ की डेफिनेशन यहाँ सामने लिखी हुई है। इन ए प्लेन containing the directions of the maximum of the beam is defined as the angle between two directions in which the radiation intensity is half of the maximum value of the beam. Clear? ये वो लाइन होती है मेन लोब पे, जो हमें मेन लोब होता है उस पे जो हमें जो इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस इन विच द रेडिएशन इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बीम, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बीम होगी उसके जस्ट हाफ पे जो भी रेडिएशन आपको इंटेंसिटी मिल रही होगी, दैट इज एग्जैक्टली द हाफ पावर बीम विड्थ। लाइकवाइज अगर जैसे समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए जैसे ये हमने बनाया है, ठीक है, इसमें हाफ पावर बीम विड्थ क्या है? ये है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं पैटर्न हाफ के आसपास आ रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, लेकिन डायग्राम में हमारा चूंकि यहीं पे आ रहा है तो हमने यहीं दिखा दिया है, वैसे ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर रहा है, दैट इज योर हाफ पावर बीम विड्थ। क्लियर? दिस इज योर हाफ पावर बीम विड्थ एंड दिस इज व्हाट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज फर्स्ट नल बीम विड्थ। ये तो हाफ पावर बीम विड्थ हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट नल बीम विड्थ हो गया। तो यू कैन कैलकुलेट इट दिस फ्रॉम द रिलेशन, if theta m is greater than you can see, if theta m is greater than theta LHP, ठीक है, एंड इफ थीटा HP इज ग्रेटर देन थीटा m, दोनों के लिए हमने कंडीशन दे रखी है फॉर हाफ पावर बीम विड्थ, दैट इज ट्वाइस ऑफ थीटा m माइनस थीटा HP। ये रिजल्ट आ गया जब हमारा थीटा m ग्रेटर देन थीटा LHP है, और जब थीटा HP ग्रेटर देन थीटा m है, तो उस केस में आप देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ थीटा HP माइनस थीटा m आ गया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड, ये एक तो कंडीशन हो गई। उसके बाद नल टू नल बीम विड्थ भी आप निकाल सकते हैं, ये हमने आपको बताया भी था, नल टू नल बीम विड्थ फॉर दोनों एरेज के लिए, ब्रॉड साइड एरे और इंडफायर एरे के लिए डिराइव कराया था मैंने, उसमें न्यूमेरिकल भी हमने कुछ कराए हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है साइड लोब रेशियो। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, साइड लोब रेशियो। साइड लोब रेशियो क्या होता है? ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइड लोब रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो डिफाइंड बाय, या इट इज द रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट साइड लोब लेवल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेन बीम, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट साइड लोब आपका लेवल आ रहा है उसका रेशियो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेन बीम से, ठीक है। फर्स्ट साइड लोब कौन सा होगा? ये देखिए नीचे डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है, इफ यू सी दिस, एक मिनट जस्ट वेट, यू सी दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव जस्ट टेकन दिस एज ए फर्स्ट साइड लोब। ये देखिए ये फर्स्ट साइड लोब है, ठीक है, और ये आपका मेन बीम की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मेन बीम जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा ये यहाँ दे रहा होगा सपोज, ठीक है, एंड फर्स्ट साइड लोब आपको जो दे रहा है वैल्यू यहाँ दे रहा है, जो इसके जस्ट बगल वाले पैटर्न में। तो इनका जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं साइड लोब रेशियो। क्या बोलते हैं? साइड लोब रेशियो। ये सेकंड साइड लोब है, ये आपका फर्स्ट साइड लोब है जो बिल्कुल जस्ट बगल में है मेन बीम के। मेन बीम जो होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ये आपका मेन बीम हो गया, इसके बगल में फर्स्ट साइड लोब्स आ गए, उसके बगल में सेकंड साइड लोब आ जाएंगे, ठीक है। तो एंड सो ऑन, तो दिस इज द साइड लोब रेशियो। एंटीना एफिशिएंसी हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। एंटीना एफिशिएंसी क्या होता है? Antenna efficiency basically is defined as the ratio of radiated power to the input power. Radiated power को आप WR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट पावर को WI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इनपुट पावर होगी उसमें दोनों पावर्स होती हैं, रेडिएटेड भी होती हैं और लॉस पावर भी होती है। तो इनपुट पावर में आपका लॉस पावर प्लस रेडिएटेड पावर हो गया, आउटपुट पावर में रेडिएटेड पावर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। गेन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज द रेशियो ऑफ पावर गेन टू द डायरेक्टिव गेन, GP/GD, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना टू द
एपर्चर एरिया। तो मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एईएम से, और एपर्चर एरिया को ए से। दिस विल गिव यू द एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, दैट इज ईटा ए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसको हम लोगों ने डिराइव भी किया है, एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी को। तो आपको देख रहे होंगे, हमें पता है कि एंटीना एफिशिएंसी जो होती है, या इफेक्टिव एपर्चर जो होता है एंटीना का, नॉट एफिशिएंसी, इफेक्टिव एपर्चर ही क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू जी डी होता है। ये हम आपको बताए हैं जब हम थर्ड यूनिट में एंटीना डिजाइन बता रहे थे, उसमें पैरामीटर, सॉरी, हमने बताया था आपको एंटीना पैरामीटर में, हमने बताया था कि इफेक्टिव एपर्चर होता है एंटीना का, वो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू डायरेक्टिव गेन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, इफेक्टिव एपर्चर हमारा मैक्सिमम कब होगा, ए ई विल बी इक्वल टू ए ई एम। ये कब होगा, जब गेन हमारा मैक्सिमम होगा। तो जी डी आपका जी डी मैक्स होगा, तो हमारा ए ई बिल्कुल ए ई एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो जी डी मैक्स होता है, ये बेसिकली डायरेक्टिविटी के बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। तो हम इसकी जगह पे डी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ डी रख दिया। तो हमारा आ गया ए ई एम इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू डी। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई एम इंटू 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ए ई एम अपॉन 4 पाई, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको ए ई एम लिख लीजिएगा। हाँ, ए ई एम अपॉन, सॉरी, आपको पता है जो एंटीना एफिशिएंसी होती है, देख सकते हैं यहाँ पे, पहले भी हमने बताया था, ये एंटीना एफिशिएंसी एग्जैक्टली क्या होती है, दैट इज द ए ई एम अपॉन ए। ए इज द एरिया। ठीक है, सो अगर आप इसको देखेंगे तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो दिस विल गिव यू व्हाट, ईटा ए क्या हो जाएगा बताइए। ईटा ए हमारा क्या है, ईटा ए है ए ई एम अपॉन ए। तो ए ई एम अपॉन ए में हमने क्या किया है, यहाँ पे ए ई एम की वैल्यू रख दी। ए ई एम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए ई एम की वैल्यू आ जाएगी, मिस मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर जो आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू डी अपॉन 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू हमने उठा के कहाँ रख दिया है, यहाँ रख दिया है। ठीक है, यहाँ से तो ये हमको मिल गया लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू डी इंटू 1/a। 1/a हमारा एग्जिस्ट ही करेगा, ये वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने लिख दिया डी बाई ए, और इधर आ दिया लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसका, एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक एंटीना एफिशिएंसी होता है नॉर्मली, एक एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी होता है। ये हम जो निकाले हैं एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, 0.5 से लेके 1.0 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल हमने जो है दिया था बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज डिजाइन अ 3 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना टू ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 172 मेगाहर्ट्ज। तो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है, तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा। एक यागी उड़ा एंटीना डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए यागी उड़ा एंटीना में आपको कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताइए, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं यागी उड़ा एंटीना में। डायरेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, और एंटीना एलिमेंट होता है। ठीक है, या ड्रिवन एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो तीनों के लिए हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे नहीं बताए थे, बोलिए। ये देखिए, पीछे करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, देख सकते हैं जब हमने यागी उड़ा एंटीना आपको बताया था, इफ यू सी, ये हाँ, ये हमने यागी उड़ा एंटीना आपको बताया था। तो इसमें हमने आपको कुछ डिजाइन पैरामीटर्स बताए थे, ये आप देख सकते हैं। वी हैव जस्ट हैव द डिजाइन पैरामीटर्स। जो भी एलिमेंट हमारे यूज होते हैं यागी उड़ा एंटीना में, उनके उनके लिए इक्वेशंस लाइक लेंथ ऑफ द ड्रिवन एक्टिव एलिमेंट, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग के लिए फार्मूला, डायमीटर का फार्मूला। ठीक है, तो यही आपको यूज करना है वहां पे। तो इन जनरल जो रिलेशंस है वो आप यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर इज दिस इज योर इन जनरल रिलेशन, लेंथ ऑफ डायरेक्टर इज दिस, एंड एलिमेंट स्पेसिंग इज दिस, एंड लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट इज दिस। तो ये आप फार्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको।
बताइए, इसको कर पाएंगे? आवाज नहीं आ रही है बेटा। क्वेश्चन कर पाएंगे ये? हेलो। तो देखिए अभी मैं करा देता हूँ, इसमें सीधे देखिए सोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 172 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। तो लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाई एफ, और सी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड, और एफ की वैल्यू है 172 मेगाहर्ट्ज। सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 300/172। रिजल्ट कितना आएगा? 1.744 मीटर। ठीक है, ये लैम्डा आ गया। अब लेंथ निकालनी है। जैसे हम क्या करेंगे, अब डिजाइन पैरामीटर में हम लेंथ निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, ड्रिवन एलिमेंट कौन सा होता है? जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? 478 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 478 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 172 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को नॉर्मल वैल्यू में मत कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि ये वो हम ऑलरेडी मेगाहर्ट्ज में ही फॉर्मूले में रख रहे हैं। ठीक है, तो 2.78 फीट आ गई। तो ये पहला डिजाइन पैरामीटर आपने निकाल लिया, दैट इज लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट। दूसरा क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर। दूसरा एलिमेंट हमारा रिफ्लेक्टर होता है, जो कि ड्रिवन एलिमेंट के लेफ्ट में लगा होता है। इसको कैसे निकालेंगे? इसको एल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही रिफ्लेक्टर यूज होता है। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला क्या है? 492/172 मीन्स 492/f मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज होंगे। मैं पहले एफ में एफ के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये सब फार्मूले हमने आपको बताए हैं पीछे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 492/f मेगाहर्ट्ज की वैल्यू 172। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? ये 2.86 2.86 क्या फिट? 2.86 फीट। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। थर्ड क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि राइट में डायरेक्टर होता है एलिमेंट के, और डायरेक्टर एक से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होता है, मोस्टली मोर देन वन ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा आएगा नेक्स्ट, एक मिनट, सी होगा, लेंथ ऑफ डायरेक्टर होगा। लेंथ ऑफ डायरेक्टर, लेंथ ऑफ डायरेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? एल डी इज इक्वल टू 461.5 अपॉन 172 मीन्स एफ मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 461.5 अपॉन एफ की वैल्यू जो है 172 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, रिजल्ट क्या मिलेगा? ये बताइए, क्या देगा रिजल्ट? सर 2.68। 2.683 फीट। ठीक है, तो ये आंसर, एक आंसर ये आ जाएगा। तो तीनों एलिमेंट आपने निकाल लिए जो यागी उड़ा एंटीना में यूज होते हैं, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर और ड्रिवन एलिमेंट। तीनों की लेंथ आपने निकाल ली जो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट स्पेसिंग, एलिमेंट स्पेसिंग का भी तो फॉर्मूला बताया था कि कितने एलिमेंट के बीच में हमारी कितनी स्पेसिंग का है, स्पेसिंग कितनी है तीनों एलिमेंट में। तो एलिमेंट स्पेसिंग, स्पेसिंग आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म होती है, बराबर बराबर तो होती नहीं है। तो एलिमेंट स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था? 142/f इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हो जाएगा 142
एफ इज अगेन 172, इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 0.825 फीट। ठीक है, दिस इज अनदर आंसर। तो आपके सारे डिजाइन पैरामीटर्स निकल आए और लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, नाउ डिजाइन पैरामीटर्स। कौन कौन से डिजाइन पैरामीटर आपने निकाला, पहला एल ए निकाला, दिस 2.78 फीट आ गया, दिस इज योर फिट। ठीक है, 2.78 फीट आ गया। एल आर आपने निकाला, दैट इज द लेंथ ऑफ रेडिएटर, तो दिस इज सॉरी रिफ्लेक्टर, तो 2.86 ये भी फिट आ गया। इसके बाद आपने एल डी निकाला, दैट इज द डायरेक्टर के लेंथ, तो 2.683 निकल आया। उसके लास्ट में आपने स्पेसिंग निकाला, तो 0.825 आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। डिजाइन आसान है बेटा ये, सीधे जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। ठीक है, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये यूनिट अभी मैं फिलहाल यहाँ स्टॉप करता हूँ। ठीक है, एक एक डेरिवेशन इसमें फील्ड इंटेंसिटी का बचा है, वो ट्यूट में हम बता देंगे आपको। ठीक है, वैसे उस डेरिवेशन अगर आप मतलब उसमें केवल फार्मूला भी लर्न रखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अभी डेरिवेशन पे इतना आपको, उस डेरिवेशन पे इतना फोकस भी नहीं करना है, फील्ड के डेरिवेशन पे। ठीक है, बाकी जितनी इंपॉर्टेंट पार्ट थे सब हमने कवर कर लिए एवरी टॉपिक्स इसमें। ठीक है, वो हम बता देंगे आपको। Okay. अब इसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिकली यूनिट 5। ठीक है, ट्यूट का कुछ हमने सोल्यूशन था जो आप लोग को शेयर कर दिया है, अगर आप लोग को मिल गया होगा ये, कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन हमने कराए थे बच्चों को पिछले ट्यूट में। ठीक है, 6 7 6 है, 8 है, 9, सॉरी 6 है, 8 है, 9 है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल कराए थे, ये हमने आप लोग को भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप में ये चीज़ डिस्कस ना हुई हो, लेकिन हमने सोल्यूशन शेयर किया था, एक ट्यूट में हम डिस्कस कर रहे थे तो वही वो हमने आपको भी शेयर किया हुआ। ठीक है, यू मे चेक ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें, दैट इज यूनिट 5। तो ये यूनिट 5 है। ठीक है, वो आपकी क्या है, वेव प्रोपोगेशन। जैसे आपने पहली यूनिट पढ़ी थी, ये पहली और दूसरी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पढ़ी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट ऑनवर्ड आप एंटीना का पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहली यूनिट आपने पढ़ी थी जिसमें आपने कार्टेशियन और ये मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। दूसरी यूनिट में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक का पार्ट। ठीक है, जिसमें आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक दोनों पार्ट में बाउंड्री कंडीशंस पढ़े। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा। थर्ड यूनिट में जब आप गए तो आपने एंटीना के बेसिस पे आ गए, एंटीना पैरामीटर्स, मतलब सिंपल एंटीना के डेफिनेशंस एंड पैरामीटर्स थे वो आपने थर्ड यूनिट में कवर किया। ठीक, फोर्थ यूनिट में जब आप आए तो डिजाइन पे आ गए आप, एंटीना जो आपने कुछ बेसिक एंटीना डिजाइन से, लाइक डाइपोल एंटीना। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया आपका आ गया ये जो हम लोग यागी उड़ा एंटीना की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फोल्डेड डाइपोल एंटीना हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने इसमें पढ़ी है, लॉन्ग वायर एंटीना हो गया। ठीक है, थिन वायर एंटीना हो गया, तो ये सब आपने पढ़ा, डिजाइन, इनके डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन एस्पेक्ट, सारी चीजें आपने डिस्कस करी। इसके बाद जो अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि फिफ्थ यूनिट है, दैट इज कवरिंग योर प्रोपागेशन, मीन्स जो एंटीना आपने डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद क्या होता है, सिग्नल प्रोपागेट होता है ना, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना आपने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद क्या होगा, सिग्नल का तो प्रोपागेशन होना है, तभी वो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि एंटीना डिजाइन करने के बाद उसका मोटिव क्या है, क्यों आपने डिजाइन किया है, वो आपको अचीव करना है। ठीक है, तो वो हमारा बेसिकली वेव प्रोपागेशन में अचीव होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरह से हमारे प्रोपागेट होती है वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसफर हो रही है थ्रू एयर,
वो कितने मतलब टाइप में कम्युनिकेशन हो सकता है उसमें, लाइक का ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है, या स्काई वेव प्रोपगेशन है, या आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन है, आइनोस्फीयर लेयर से जा रही है या कैसे जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद कुछ एस्पेक्ट हमको देखने हैं कि हम एंटीना का हाइट कैसे वेरी कराएं तो हमको जो है प्रॉपर रिसेप्शन मिले। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे यहाँ, एंटीना हाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसके बाद कुछ, हालांकि मैं जब स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पहले वो फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा कि प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रेवल हो रही है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट है, तो वो ट्रांसफर या लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव बेसिकली क्या होती हैं, ये होती हैं कि जो हमारी, जैसे मान लीजिए जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको पैटर्न मिल रहा है या वेव मिल रही है, ठीक है, तो आपको वो ट्रांसफर वेव कहलाएगी। ये आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो सेम डायरेक्शन में आपको मिलती हैं, while your transfer wave is in the direction perpendicular to the propagation। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वेव कौन सी है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? जैसे ये आपका आपका मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो आपकी परपेंडिकुलर होंगी, लाइकवाइज दिस इज योर परपेंडिकुलर वेव। वाइल अगर हम बात करें जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी वो ये आपकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो हमारी इसी डायरेक्शन में चलेंगी, दैट विल कवर इन दिस डायरेक्शन। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका ट्रांसवर्स हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें हैं जो हमने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है वो तीन तरीके से प्रोपोगेट होती हैं, स्पेस वेव, स्काई वेव एंड ग्राउंड वेव। ठीक है, तो जो प्रोपोगेशन है वो तीनों तरीके से हो सकता है, थ्रू स्पेस भी हो सकता है, थ्रू ग्राउंड वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए उस पार्ट जो आपकी वेव चल रही है उसका अगर कुछ पार्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रेवल कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये फ्लैट अर्थ सरफेस ले लेते हैं, हम कर्व नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये फ्लैट अर्थ सरफेस है, तो अगर आपका जो वेव है वो इधर ट्रेवल कर रही है, लाइक वाइज दिस। क्लियर? तो अगर आपकी वेव ऐसे से चल रही है थ्रू दिस डायरेक्शन, प्रोपगेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अगर यही स्पेस में है तो स्पेस वेव प्रोपगेशन हो जाएगा, मीन्स दिस इज एबव फ्रॉम द अर्थ। क्लियर? सिमिलरली योर स्काई वेव प्रोपगेशन इज देयर। क्लियर? सो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, योर सम वेव ट्रेवल्स along some wave travels from transmitting to receiving antenna and do not follow the earth and also do not move towards the sky। क्लियर? तो अगर वो स्काई की तरफ भी नहीं जा रहा है और अर्थ को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस तरह की प्रोपगेशन हमारे क्या कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्पेस वेव प्रोपगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेस वेव प्रोपगेशन। दिस इज कॉल्ड द स्पेस वेव प्रोपगेशन। एक होता है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव में क्या होता है कि आपकी सपोज सम वेव, ठीक है, वेव्स ट्रेवल अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड्स इनटू स्पेस, ठीक है, टुवर्ड्स द स्काई, स्काई की तरफ, टुवर्ड्स द स्काई। ठीक है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक, गेट reflected back reflected back
मतलब रिफ्लेक्ट होके बैक आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक टू द रिसीवर, ठीक है। जैसे स्काई में वो प्रोपागेट, स्काई वेव जो है, मतलब आपकी वेव जो है वो स्काई के थ्रू प्रोपागेट हुई और वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के एंड पे आई, ठीक है। सो इस तरह के जो प्रोपागेशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्काई वेव प्रोपागेशन या स्काई वेव्स बोलते हैं।